चलो बेटा, फैन स्लो करो, फैन स्लो कर दो। एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल। मॉडल क्या कहते भी है, मॉडल ही कहेंगे, ठीक है। मैटर्स आर मेड ऑफ एटम्स। मैटर किससे मिलकर बने हुए होते हैं? एटम से। इन एटम इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ऑर्बिटल, इन ऑर्बिट्स, एटम में परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमते हैं। और किसके अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर ना। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज ए करंट कैरिंग लूप। इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग एक धारावाही लूप की भांति व्यवहार करता है। कुछ प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ से फुल स्टॉप हो गया है, डबल बिंदी दे दिया हमने ना। करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। जब करंट कैरिंग लूप हो गया और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, तो इसका मतलब उसमें दो डाइपोल होंगे, दो पोल होंगे ना, एक नॉर्थ पोल, एक दो पोल होना है। तो वही कह रहा है करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल देयर इज मैग्नेटिक मोमेंट इन एटम। और मैग्नेटिक डाइपोल है तो एटम में क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण। एटम में क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण। क्लियर है? हाँ? और चुंबकीय आघूर्ण कैसे देते हैं? क्या फार्मूला है? वेक्टर m = I × वेक्टर A। m क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। I क्या है? करंट। और A क्या है? एरिया वेक्टर। A क्या है? एरिया वेक्टर ना। सपोज करो यहाँ पर जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो धारा कैसे बहेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बोलो भाई। अब मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या लेना हमको? मैग्नेटिक डाइपोल का क्या डायरेक्शन? तो राइट हैंड थंब रूल। धारा की दिशा में चारों उंगलियों को घुमाओ, धारा की दिशा में चारों उंगलियों को घुमाओ। कहाँ गया? नीचे। तो दिखा देंगे ए ऐसे, ए नॉर्थ, ए साउथ। वैसे बेटा मैग्नेटिक डाइपोल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे हम ऐसे कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे बताओ? बस इसे ही एरो बना देंगे, नॉर्थ टू साउथ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का डायरेक्शन एक ही होता है, ध्यान दो। जैसे कि नॉर्थ टू साउथ हुआ क्या? मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन। और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ। अभी आपको समझाएंगे हम कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आ रहा है, ठीक है। डाइपोल के कारण, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक मोमेंट कैसे बन रहा है बताएंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया, उस पर टॉर्क लगा। क्या लगा? टॉर्क लगा। और उसको घुमाने की कोशिश किया, और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में अलाइन कर लिया, संरेखित कर लिया। याद है? चलो, अब तो यहाँ पर कह दिया गया कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर
ऑर्बिटल मोशन करता है, कक्षीय गति करता है, तो वह एक धारा लूप की भांति व्यवहार करता है ना, जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और ये जो करंट कैरिंग लूप है ये मैग्नेटिक डाइपोल की भांति व्यवहार करता है। धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इसलिए एटम में क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण। क्या होता है, ये तो हो गया, क्योंकि ये मेजर फैक्टर था, बड़ा फैक्टर था, हमने लिखा दिया आपको। हो क्या रहा है बेटा, केवल ऑर्बिटल मोशन के कारण ही नहीं, अन्य चीजें भी हैं जिसके कारण एटम के अंदर या एटम में मैग्नेटिक मोमेंट मतलब चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। देखिए, आप लोग केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़े हुए हैं, हम तो उतना नहीं जानते फिलहाल। मैं जानते इसलिए नहीं है कि पढ़ाए ही नहीं उसको, जब पढ़े थे तो पढ़े थे, पढ़ाए नहीं, इसीलिए गड़बड़ हो गया मामला सब। यहाँ पर हम जो है बोर मॉडल को सही मानेंगे। किसको, इलेक्ट्रॉन का जो बोर मॉडल है उसको क्या मानेंगे हम, सही। तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है, जस्ट लाइक ए मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ में दो तरह का मोशन होता है, एक तो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है और दूसरे सन का क्या करती है, चक्कर लगाती है, नाचते, अपने अक्ष पर नाचते हुए, अपने अक्ष पर नाचते हुए क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। सेम ऐसे यहाँ भी है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रोटेशनल मोशन करता है, स्पिन करता है, नाचता है ना, और नाचते हुए न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तब भी मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न होगा। ठीक है। और जरा देखो, जैसे मूविंग चार्ज पार्टिकल है, क्या है, मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है बेटा, तो उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी मूव करेगा, और जब न्यूक्लियस मूव करेगा तब भी क्या करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। करेगा कि नहीं, यहाँ हमने लिखवा दिया इसीलिए कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम इज ड्यू टू एटम का चुंबकीय आघूर्ण निम्नलिखित कारणों से होता है। पहला, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ ऊपर चर्चा किया जा चुका है। स्पिन और रोटेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चक्रण के कारण। तीसरा, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस लिख दिया, बता दिया कि मूविंग चार्ज पार्टिकल में, हाँ, या एटम ही अगर मूव कर रहा है तो न्यूक्लियस मूव कर रहा है। अगर न्यूक्लियस मूव कर रहा है तो निश्चित रूप से करंट बनेगा। उसमें शर्त क्या होगी कि जिस डायरेक्शन में न्यूक्लियस मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करेगा, करेगा ना। अच्छा, तो यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस दिखा दिया हम, लेकिन यहाँ फिर लिखा है बट मैग्नेटिक मोमेंट इन एटम, मैग्नेटिक मोमेंट इन एटम ड्यू टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल ना। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के चक्रण और नाभिक के कारण मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही कम होता है, बहुत ही, मतलब कि जो एटम का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें ऑर्बिटल मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, उसकी सहभागिता बहुत अधिक है और इनकी सहभागिता क्या है, बहुत कम। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि बट मैग्नेटिक मोमेंट इन एटम ड्यू टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम होता है। हैंस द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या है, हम लिखा है, मार्केटिंग मैनेजर में समझ लेना, मैग्नेटिक मोमेंट इन एटम इज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी नाभिक में विद्युत आघूर्ण सभी इलेक्ट्रॉनों की तुल्य सारी
किसी नाभिक में तुल्य चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉनों के क्या कक्षीय वेग, इस कारण कक्षीय वेग के कारण होता है। वैसे मैं बताऊं कि इसकी सहभागिता आप कह सकते हैं क्या, कि किसी एटम में, किसी परमाणु में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय गति के कारण। समझ आई नहीं। और जो ये स्पिन और न्यूक्लियस की बात जो कर रहे हैं, इसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण है, ये बहुत ही कम है। पता चला 1% है। कितना? और 99% किसके कारण है, आर्बिटल मोशन के कारण ना। तो ये भाई लिखाना जरूरी नहीं, झगड़ा कर लेंगे, मैं भी मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया। तो भाई नाम तो लेना जरूरी है ना, नाम ले लिया। फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, धारा क्लॉकवाइज, ओके। तो मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में, कर्ल करो, मोड़ो इसको, मोड़ दिया, यू आ गया। मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ, नॉर्थ टू साउथ। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात है कि जो डायरेक्शन मैग्नेटिक डायपोल का है वही डायरेक्शन किसका है, मैग्नेटिक मूवमेंट का है। ठीक है, नोट इट प्लीज। एक काम करो, जो हमने भी लिखाया है इसको ना, इसको पॉइंट 1 डाल दो। क्या करो, पॉइंट वाइज करके बताएंगे, समझ में आएगा। नहीं तो थियरी बहुत लंबी लगेगी आपको। ठीक है, हाँ। इन सम एटम ऑफ एलिमेंट, दूसरा पॉइंट नोट करें, एलिमेंट नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ मतलब कुछ पदार्थों के परमाणुओं में ना, या परमाणुओं के नाभिक का तुल्य चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़े में पाए जाते हैं उनको हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखिए, इन सम एटम ऑफ एलिमेंट नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सब्सटेंसेज विच एटम्स हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक। वे पदार्थ जिनके एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़े में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, हीलियम, सिल्वर, गोल्ड, H2O, NaCl एक्सेट्रा। हो गया। अच्छा, जैसे हमने कहा हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2। यदि अगर इसको दिखाया जाए बोर मॉडल के अनुसार तो क्या दिखाएंगे इसे, ऐसे 1s2 ना। अरे भाई वही हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, क्यों मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो रहा है। सपोज करो कि ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ए, करंट IA और मैग्नेटिक डायपोल नीचे ना, ये हुआ NS। ये देखो दोनों के डायरेक्शन बदले हुए ना, पता चला ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में, धारा बह रही है एंटी क्लॉकवाइज में। ये क्या हुआ, ऊपर ना, NS। अब दोनों मैग्नेटिक डायपोल क्या होंगे, एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। ये दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, एक दूसरे से क्या होगा, एक का नीचे की तरफ है, एक का ऊपर की तरफ, यानी एक का बाहर की तरफ है, एक का किसका, एक का
मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। एक अंदर की तरफ है, एक जितना अंदर की तरफ उतना ही, और दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, सदिश राशियां हैं। इसलिए नेट एमएम कितना हुआ इसका, नेट एमएम मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, 0। नोट इट प्लीज। हार्ड पॉइंट लीजिए, इन सम एटम्स ऑफ एलिमेंट, आप एलिमेंट लिखना चाहिए था, ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड इन पेयर ना। तत्व के कुछ परमाणुओं में ना, या कुछ तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं पाए जाते, इसलिए उनका तुल्य इसलिए उनका तुल्य चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता। हाँ, not found in pair and their net magnetic moment is not equal to 0. Such type of elements are called ferromagnetic. इस प्रकार के पदार्थ क्या अनचुंबकीय कहलाते हैं। ओके, अच्छा, फोर्थ पॉइंट देखिए ना, डायामैग्नेटिक, एक सेकंड, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का हमने कहा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, 0 होता। क्या है इसमें कि जैसे हमने कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया, इसका कोई मैग्नेटिक डाइपोल इधर, तो कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, हाँ, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, मतलब रैपिड रैंडम ना, अनियमित रूप से क्या होते हैं, संरेखित होते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटिक डाइपोल अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक डाइपोल्स आर रैंडमली अरेंज, सो देयर नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0। सुना? अब हम क्या करते हैं कि इसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक एक्सटर्नल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में रखते हैं। अब थोड़ा सा कहानी जो बता रहे थे उसको जरा देखो। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सारे बेटा यहाँ ये अनचुंबकीय लॉ चुंबकीय, ये लॉ चुंबकीय है, ठीक है। पूछ रहा हूँ बार बार, तो कह रहे हैं साहब अनचुंबकीय रख, अब नहीं याद है अब हिंदी तो क्या करें। चलो, अब यही डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हमने कहाँ रखा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। पहले आपको रिकैप करा दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, इसमें हमने क्या रखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल -q + q, याद करो। इसके बीच की दूरी क्या लिया था हमने, 2l। तो इसमें +q पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स F बराबर QE लगेगा। इसमें भी क्या लगेगा, अपोजिट -q पर अपोजिट डायरेक्शन क्या लगेगा, F बराबर QE, ये ना। अब दोनों बल क्या है, परिमाण में इक्वल है ना, डायरेक्शन में अपोजिट है, और एक्शन ऑफ लाइंस क्या है, डिफरेंट है। तो ये किस चीज़ का निर्माण करेंगे, टॉर्क का। क्या करेंगे, टॉर्क का। इसको ऐसे खींचेगा ये, इसको ऐसे ढकेलेगा ये, तो क्या होगा, ये लास्ट में आ करके अलाइन हो जाएगा, संरेखित हो जाएगा किसके डायरेक्शन में, बोलो, वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में। किसके कारण, टॉर्क के कारण, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा, जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो जो इसके डाइपोल्स हैं वो लगभग 100% नहीं कर रहा हूँ, लगभग क्या होंगे, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होंगे।
they will roughly align in direction of magnetic field, external magnetic field. If we keep a diamagnetic substance in external magnetic field, then the external magnetic field will try to align the magnetic dipoles in its direction. तो होगा क्या कि लगभग ऐसे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन चलते हैं टेढ़े मेढ़े रास्तों पर, ऐसे हो जाता है ना। आपकी किताब में मैं देख रहा था कि पूरा एकदम स्ट्रेट दिखा दिया है ना, सीधा दिखा दिया मैग्नेटिक फील्ड लाने के बाद। ऐसा नहीं होता, लगभग ऐसे होता। लेकिन हाँ, अगर इसके अब ऐसा क्यों हो रहा है बताओ हमको, कि वहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तब भी ये 100% ये डाइपोल जो है मैग्नेटिक डाइपोल चुंबकीय द्विध्रुव 100% मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में संरेखित नहीं हो रहे हैं ना। इनका अलाइनमेंट जो है 100% मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। क्यों? ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। किसके कारण? थर्मल एनर्जी के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक ना। एक काम करो, इसके टेम्परेचर को घटा दो, ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, रिड्यूसिंग द क्या टेम्परेचर को घटाकर एंड इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसके टेम्परेचर को घटा दो, काफी घटाओ, और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करो, इंक्रीजिंग एक्सटर्नल, दिख रहा है जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसके टेम्परेचर को घटा दो और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रांग कर दो। तो क्या होगा? तो ये संभव है अगर ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये? स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका टेम्परेचर क्या है? बहुत लो है। किसका? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। तब ये पॉसिबल है ये एक डायरेक्शन में क्या हो, एलाइन हो जाए, एक दिशा में क्या हो जाए, एलाइन हो जाए, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटिक डाइपोल चुंबकीय द्विध्रुव अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं, इसलिए उनका तुल्य मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, तुल्य चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। ओके, लेकिन जब हम इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो इसके मैग्नेटिक डाइपोल, बार इलेक्ट्रिक कर रहा हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होते हैं, ये एलाइन होते, रफली लगभग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। दे अलाइन रफली इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट नॉट 100%। रफली वर्ड मैंने यूज किया, लेकिन हमने कहा ऐसा हो क्यों रहा है? ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा के कारण। ये 100% इनका अलाइनमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। हाँ, ये सारे के सारे वैद्युत ध्रुव पूर्ण रूप से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित नहीं हो रहे ना। तो फिर हमने आगे क्या कहा? अरे हमने नहीं कहा भाई साहब, जो किताब में लिखा गया वही कहा। ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर क्या करो, घटा दो, ले जाके फ्रीजर में डाल दो। कहाँ? फ्रीजर में डाल दो, ठंडा हो जाएगा, और तुरंत मैग्नेटिक फील्ड में, और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखो, इसमें स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तब देखो ये 100% अलाइन हो जाएंगे। क्या होंगे? 100% अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब इतना तो आप बना सकते हो, और ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या। हाँ, एक बात और बताना हम भूल गए यहाँ पर,
यहाँ पर अगर आप बना लियो, यहाँ लिखूं क्या, यहाँ पर आप देखिए, पहले चाहे यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो रहे हैं, इनका खुद का भी तो चुंबकीय क्षेत्र हुआ, बोलो, इनका तो खुद का चुंबकीय क्षेत्र हुआ, बोलो, हाँ, और ये एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए, बोलो, तो जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जुड़ेगा कि नहीं, हाँ, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जुड़ेगा, इसलिए जो सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड होगा वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अधिक होगा। जैसे यह आदमी है, इसके पापा रोज इसको 100 रुपया देते हैं, ये 50 खुद कमा लेता है, अब इसकी कमाई कितनी हुई, 150, भाई 100 तो पा ही रहा है, 50 कमा लिया तो 150 हो गया। वही बात यहाँ है, बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में रखा ही गया है, जब ये इसके मैग्नेटिक डायपोल चुंबकीय द्विध्रुव संरेखित हो रहे हैं, ये खुद अपना चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं नहीं, इसलिए इनका चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपैरिजन टू आउटर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। लिख लेंगे, बोलो, लिखेंगे, जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हिंदी में मैंने क्या बोला, हाँ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो इसके वैद्युत द्विध्रुव बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगभग संरेखित हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ के ताप को घटा दें और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा दें, ये सभी बढ़ा दें, तो इसके सभी चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होंगे, संरेखित हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, हाँ, और ये खुद का चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, और जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए हैं उसका भी चुंबकीय क्षेत्र इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसलिए इस स्थिति में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पर चुंबकीय पदार्थ के अंदर का वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र से अधिक होगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से अधिक होगा। अभी यार बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र पढ़े ना, और सारी वैद्युत क्षेत्र पढ़े ना, तो मुंह में आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र, उसी में गड़बड़ हो जाते हैं यार। चलो क्षमा करिएगा इसके लिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी। क्या कहूँ, जब गलती कर जाओ तो सारी बोल दो, इसके अलावा कोई रास्ता तो है नहीं। हाँ, समझ में आया, लिख लेंगे इसको, हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच।